Hello friends, welcome to my channel. I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry and my today's topic is Woodward-Fisher rule. Woodward ने 1941 में बहुत सारे डाइईन्स का और कीटोन्स का स्पेक्ट्रा लिया और उन्होंने उनकी वैल्यूज को उनके स्ट्रक्चर से कोरिलेट किया, उनके ऊपर अटैच्ड सब्स्टिट्यूएंट से कोरिलेट किया कि कितना उनमें इंक्रीज हो रहा है वैल्यू में सब्स्टिट्यूएंट की प्रेजेंट से और कितना डिक्रीज हुआ है ना। उसके बाद 1959 में स्कॉट फिशर ने भी इसी तरीके के एक्सपेरिमेंट किए और दोनों ने अपनी ऑब्जर्वेशंस को मिला के क्या किया, हमें कुछ जनरलाइजेशन दिया कि जनरली इस ग्रुप के अटैचमेंट से ये होता है, उस ग्रुप के अटैचमेंट से इतना चेंज आता है। उन रूल्स को मिला के आज हम क्या कहते हैं, वुडवर्ड फिशर रूल। वुडवर्ड फिशर रूल ने से हम जनरली कैलकुलेट करते हैं, जैसे हमें एक अननोन कोई कंपाउंड दे दिया जिसका हमें स्पेक्ट्रम अननोन है, तो हम उसका स्ट्रक्चर देख के पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि इसका यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा किस लैम्डा मैक्स पे और किस एप्सिलॉन मैक्स पे आएगा। तो ध्यान दो, इन्होंने जो सारी स्टडी की थी वो किसके लिए की थी, एक तो सिंपल कंजुगेटेड डाइईन्स के लिए की थी और दूसरा की थी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स, यानी कि कार्बोनाइल कंपाउंड तो है लेकिन इसका ही जो नेक्स्ट कार्बन है वो अल्फा और उसका नेक्स्ट बीटा और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो, एक डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन में है, फिर सिंगल दूसरा कार्बन और ऑक्सीजन में है। तो उन्होंने ऐसे कंपाउंड्स के लिए प्लस सिंपल कंजुगेटेड डाइईन्स यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल फिर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन फिर सिंगल, इस तरह से कंपाउंड्स के लिए उन्होंने इसकी स्टडी की थी। तो हम इनके स्पेक्ट्रा को या इस रूल को आगे पढ़ें, पहले कुछ जनरल टर्म्स हैं, हमें उन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए कि वो टर्म्स क्या हैं। होमोएनुलर डाइईन क्या होती है, होमोएनुलर डाइईन होती है कि आपने एक बेंजीन रिंग ली और इसी रिंग के अंदर दो डबल बॉन्ड हैं, सेम रिंग में डबल सिंगल डबल। तो इस टाइप की जो डाइईन्स होती हैं इन्हें हम होमोएनुलर कहते हैं। तो बताओ हीट्रोएनुलर क्या होगा, हीट्रोएनुलर होगा कि जैसे आपने ये एक बेंजीन रिंग ली, ये दूसरी बेंजीन रिंग ली, अब एक डबल बॉन्ड इस रिंग का पार्ट है, दूसरा डबल बॉन्ड इस रिंग का पार्ट है। तो ऐसे डाइईन्स को हम क्या कहते हैं, हीट्रोएनुलर डाइईन्स। नेक्स्ट एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या होता है कि आपने एक बेंजीन रिंग ली और इसके अंदर ही एक डबल बॉन्ड आ गया, रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है, तो इसको हम कहते हैं एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। दूसरा होता है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक में क्या होगा, साइक्लिक रिंग तो होगी लेकिन डबल बॉन्ड जो है वो रिंग से बाहर, यानी कि एक कार्बन तो कॉमन होगा रिंग का और डबल बॉन्ड का, और दूसरा कार्बन जो है डबल बॉन्ड का वो रिंग का पार्ट नहीं होगा, तो इसको हम बोलते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। ऑक्सोक्रोम्स आपने मेरे लास्ट लेक्चर में देखा कि जैसे वो ग्रुप खुद एब्जॉर्ब नहीं करते हैं लेकिन उनके लगने से अगर वो किसी कंपाउंड में एंटर कर जाए तो जो प्रेजेंट क्रोमोफोर ग्रुप है उसकी लैम्डा मैक्स वैल्यू चेंज हो जाती है। तो इनके पास जनरली क्या होता है, हीट्रोएटम होता है, जैसे क्लोरो, OR, NH2 एंड और साथ में आपने ले लिया NR2, SR, इन ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं, ऑक्सोक्रोम्स कहते हैं। फिर इसके बाद है रिंग रेजिड्यू और सब्स्टिट्यूएंट यानी कि एल्काइल ग्रुप्स। तो रिंग रेजिड्यू क्या होता है, आप ये ध्यान दो कि अगर ये मैंने रिंग ली और इसमें यहां डबल बॉन्ड है तो अब इस डबल बॉन्ड पे ये एक क्या है, यहां से काट दें इसको तो ये एक रिंग का पार्ट है, यहां से भी काट दें तो क्या है, ये रिंग का पार्ट है। लेकिन अगर ये डबल बॉन्ड ऐसे होता और सिंपल दो कार्बन होते, इसके ऊपर दो मिथाइल ग्रुप होते, तो अब ये किसी रिंग का पार्ट नहीं है, ये भी किसी रिंग का पार्ट नहीं है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स या एल्काइल ग्रुप्स कहते हैं। जबकि अगर वो एल्काइल ग्रुप पीछे से किसी रिंग का पार्ट है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिंग रेजिड्यू। नेक्स्ट अल्फा बीटा पोजीशन क्या होती है, अल्फा बीटा पोजीशन होती है कि जैसे ये कार्बोनाइल कार्बन है तो इसका नेक्स्ट दोनों तरफ का जो कार्बन है, ये दोनों कार्बन अल्फा कार्बन होंगे, एक को अल्फा डैश कह देते हैं, और उसका भी जो नेक्स्ट कार्बन होगा वो क्या होगा,
बीटा और दूसरे को हम कह देंगे बीटा डैश। तो उसका भी जो नेक्स्ट होता है उसको हम गामा डेल्टा सो ऑन इस तरह से हम करते हैं। फिर आता है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन और सिंपल मतलब उसमें डबल बॉन्ड में क्या फर्क होता है कि जैसे ये डबल बॉन्ड है, अब इसके साथ एक और आपने डबल बॉन्ड लगा दिया लेकिन दूर लगाया, तो ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन नहीं कहलाएगा। लेकिन आपने एक सिंगल बॉन्ड छोड़ के यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, तो अब ये क्या हो गया, इसका एक एक्सटेंडेड हो गया, साथ में ये अपने आप बन गया, तो इसके दो एक्सटेंडेड हो गए। पहले एक भी नहीं था, अब एक साथ दो हो गए। अब आप अगर एक डबल बॉन्ड और लगा दोगे तो और एक्सटेंडेड हो जाएगा। तो इस तरह से जितने डबल बॉन्ड एक सिंगल छोड़ के आगे कंटिन्यूएशन में आते जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटेंडेड कंजुगेशन। तो अगर हमें ये टर्म्स क्लियर हैं तो अब हमें इनकी वैल्यूज याद रखनी पड़ती हैं कि इनकी पेरेंट वैल्यू कितनी है क्रोमोफोर की, और इन सब ग्रुप्स की जो अगर उसके ऊपर अटैच हो जाए उसके बाद उन सबको जोड़ के कैलकुलेशन करके वी कैन फाइंड आउट द लैम्डा मैक्स वैल्यू फॉर सिंपल डाइईन कॉन्जुगेटेड डाइईन्स एंड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स। तो अभी हम पहले एक डाइईन्स का पढ़ेंगे, उसके बाद हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स का। कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा मैक्स वैल्यू फॉर डाइईन्स। अब हम इसमें कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि हमें अगर इस तरह की डाइईन दी गई है या साइक्लिक डाइईन है या एसाइक्लिक डाइईन्स है, हीट्रोएनुलर डाइईन्स हैं, तो इनके लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू वी विल कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ गिवन टेबल। इस टेबल की हेल्प से हम किसी भी कंपाउंड के लिए या स्पेशली डाइईन्स के लिए एक्सपेक्टेड लैम्डा मैक्स वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस टेबल देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ एल्कीन्स डाइईन्स। पहला एसाइक्लिक कंजुगेटेड डाइईन्स, जब सीधी चेन में अल्टरनेट 2 डबल बॉन्ड होंगे। दूसरा होमोएनुलर, एक ही रिंग में होंगे। और हीट्रोएनुलर, 2 अलग अलग रिंग्स में डबल बॉन्ड होगा लेकिन वो अल्टरनेट पोजीशन पे होगा। तो इनके लिए जो बेसिक वैल्यू है, अगर किसी भी कंपाउंड में आपको ये स्ट्रक्चर दिख जाए तो इसका मतलब 214, 253 और 214 तो उसकी पेरेंट वैल्यू होगी कि इतना तो वो आएगा ही आएगा। अब उसमें जो अलग से रेजिड्यूज जुड़े हुए हैं या सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं या ऑक्सोक्रोम्स जुड़े हैं, उनके कारण उसकी जो पेरेंट वैल्यू है वो थोड़ी प्लस होती जाएगी जितने अलग ग्रुप ऐड होते जाएंगे। तो ध्यान दो, अगर एक आर ग्रुप, कोई मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कुछ भी ग्रुप जुड़ता है या एक रिंग रेजिड्यू यानी कि वो आर ग्रुप किसी रिंग का पार्ट है, तो पर आर ग्रुप या पर रिंग रेजिड्यू 5 नैनोमीटर से इंक्रीमेंट होता है। और अगर रिंग के बाहर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो 5 नैनोमीटर से होता है। और अगर एक्सटेंडेड में है, एक्सटेंशन में है, डबल सिंगल मींस कंजुगेशन में आ रहा है, तो पर डबल बॉन्ड 30 नैनोमीटर से लैम्डा मैक्स इंक्रीज होती है। और ऑक्सोक्रोम्स, अगर एक ऑक्सोक्रोम भी उस सिस्टम में कहीं लग जाता है, OR लग जाता है, तो 6 नैनोमीटर से होता है। SR यानी कि थायो ईथर्स जुड़ते हैं तो 30 नैनोमीटर से होता है। क्लोरो या ब्रोमो जुड़ते हैं तो 5 नैनोमीटर से होता है। और डाइअल्काइल अमीन्स के कारण 60 नैनोमीटर से इंक्रीज होता है। और अगर हम एसीटेट ग्रुप की बात करें तो 0 नैनोमीटर से इसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू चेंज होती है। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स इसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे। सबसे पहला एग्जांपल लिया मैंने 2,3 डाइमिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइईन। अब इसमें आप पहले पेरेंट स्ट्रक्चर देखो क्या है। ये आपका पेरेंट स्ट्रक्चर है डाइईन, डबल सिंगल डबल। ये कैसा है, एसाइक्लिक है, तो पेरेंट वैल्यू इसकी कितनी होगी 214। तो ये तो इसकी पेरेंट वैल्यू हो गई 214 नैनोमीटर। अब इसमें एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं, आर ग्रुप, ये देखो ये एक आर ग्रुप, ये 2 आर ग्रुप इसी सिस्टम में। और पर एल्काइल ग्रुप 5 नैनोमीटर से इंक्रीज होता है, तो 2 आर ग्रुप से कितना होगा 10 नैनोमीटर से। तो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी आती है 224 नैनोमीटर। और अगर हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो वो 226, तो विच इज वेरी क्लोज टू प्रैक्टिकल वैल्यू ऑल्सो। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं 1,4 डाइमिथाइल 1,3 हेक्साडाइईन। अब इसमें ध्यान दो कि ये कौन सा सिस्टम है, एक ही रिंग के अंदर 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं, तो होमोएनुलर डाइईन है। इसका मतलब इसकी पेरेंट वैल्यू कितनी होने वाली है 253 नैनोमीटर। अब इसमें रिंग रेजिड्यू पहचानो, ये देखो
कि ये डबल बॉन्ड के पास ये अगर इसको काटे, वैसे तो ये आर ग्रुप है लेकिन किसी रिंग का पार्ट है, ऐसे ही ये एक आर ग्रुप था लेकिन किसी रिंग का पार्ट है। तो हम क्या देख रहे हैं, इसमें 2 रिंग रेजिड्यू है, तो पर रिंग रेजिड्यू 5 नैनोमीटर से इंक्रीज होता है, तो 2 से कितना होगा 10, और 2 आर ग्रुप्स हैं, ये आर ग्रुप और ये आर ग्रुप, 2 आर ग्रुप्स हैं तो उनके कारण भी 10 से होगा। तो आपकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो 273 और प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज 265 नैनोमीटर। अगेन दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। थर्ड एग्जाम्पल हम देखते हैं, इज वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। इसमें आप देखो 1 पे डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4, 1 4 5 6 7, 1 4 7 तो ट्राईइन है ये, और साथ में 8 9 तो टोटल 9 कार्बन है, तो 1 4 7 नॉन ट्राईइन, और इसमें है 1 2 3 4, 4 पे 5 6 7, 4 और 7 पे डाइमिथाइल है। अब इस स्ट्रक्चर को ध्यान दो, इसमें कौन सा डाईइन है, ये तो कॉन्जुगेशन में नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन ये दोनों कॉन्जुगेशन में है, तो इसका मतलब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है इसका, ये स्ट्रक्चर इसका बेसिक है। तो पेरेंट स्ट्रक्चर की वैल्यू कितनी हो गई 214 नैनोमीटर, क्योंकि एसाइक्लिक डाईइन है। अब इसमें ये एक आर ग्रुप, ये दूसरा आर ग्रुप, ये तीसरा आर ग्रुप और ये 4th आर ग्रुप। आप कहेंगे ये डबल बॉन्ड भी तो है, इसका भी तो कुछ होना चाहिए, नहीं, क्योंकि ये कंजुगेशन में नहीं है। कंजुगेशन में होता तो मैं 30 से इंक्रीज करती कंजुगेशन में, ईच एक्सटेंडेड कंजुगेशन 30 नैनोमीटर, क्योंकि ये कंजुगेशन में नहीं है तो अब ये सिंपल एक आर ग्रुप का पार्ट कहलाएगा, और आपको 4 आर ग्रुप मिल गए, 1 2 3 4, और उनके कारण 20, और आपकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है 234, और ऑब्जर्व्ड वैल्यू प्रैक्टिकली जो है वो 237। अगेन दे आर वेरी क्लोज। और इसमें देखो हम क्या देख रहे हैं, 2 अलग अलग रिंग्स हैं और दोनों रिंग्स में एक एक डबल बॉन्ड है, तो ये डबल सिंगल डबल, तो ये स्ट्रक्चर आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। इस बेसिक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, हीट्रोएनुलर डाईइन, क्योंकि हीट्रोएनुलर डाईइन 2 अलग अलग रिंग्स में डबल बॉन्ड है। तो अब ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब हम इसमें चेक करेंगे रेजिड्यू। ये देखो यहां से जहां से हमने इसको कट किया है ये एक रेजिड्यू है, फिर दूसरा यहाँ पे रेजिड्यू है, थर्ड यहाँ पे रेजिड्यू है, 4th ये वाला रेजिड्यू कहलाएगा। 4 रिंग रेजिड्यू है तो 20 से इंक्रीज होगा, 214 बेसिक वैल्यू होगी, 234 इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू है, और 236 इसकी ऑब्जर्व वैल्यू है। ये दोनों ही क्या है, एक दूसरे के वेरी क्लोज। नेक्स्ट एग्जांपल्स आर कंपाउंड नंबर 5 6 एंड 7। कंपाउंड नंबर 5 में पेरेंट आप क्या देख रहे हैं, एक तो रिंग के अंदर है डबल बॉन्ड, एक बाहर है, तो ये होमोएनुलर और हीट्रोएनुलर दोनों ही नहीं है। इट मीन्स क्या है, ये एसाइक्लिक है। इसकी पेरेंट वैल्यू कितनी होगी 214 नैनोमीटर। अब इसमें ध्यान दो, एक ये जो पेरेंट का डबल बॉन्ड है वो एक रिंग के भी आउटसाइड है, इसीलिए हम इसको दोनों जगह काउंट करते हैं, पेरेंट में भी काउंट करते हैं और एक्सोसाइक्लिक भी। तो आपने इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, अगर कोई डबल बॉन्ड पेरेंट का भी है और रिंग के बाहर है तो उसको एक्सोसाइक्लिक भी जरूर काउंट किया जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 इसके कारण। अब इसके रिंग रेजिड्यू ध्यान दो, ये एक रिंग रेजिड्यू है, ये दूसरा रिंग रेजिड्यू, तो 5 और 5 10 से हम इसको ऐड कर देंगे, तो इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू है 229 और ऑब्जर्व वैल्यू है इसकी 231, दोनों ही काफी ज्यादा क्लोज हैं। इस कंपाउंड में ध्यान दो, डबल सिंगल डबल, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पेरेंट हो जाएगा, एसाइक्लिक डबल बॉन्ड कंजुगेशन वाला। इसके एक ये आर ग्रुप है, एक आर ग्रुप ये है, लेकिन इस डबल बॉन्ड को ध्यान दो, ये पेरेंट का भी पार्ट है और रिंग के आउटसाइड भी है, तो हम इसको एक्सोसाइक्लिक काउंट करेंगे। साथ में इस पेरेंट के साथ ये जो आर लग रहा है ये एक्चुअली तो रिंग का पार्ट है, ये वाली चेन भी एक रिंग का पार्ट है, तो इसके ये 2 क्या हो जाएंगे, रिंग रेजिड्यू। तो 2 रिंग रेजिड्यू और 2 ही आर ग्रुप, तो 2 आर ग्रुप से 10, 2 रिंग रेजिड्यू से 10 और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड से 5, तो टोटल वैल्यू इसकी 239 आती है, ऑब्जर्व वैल्यू 242 है, तो दोनों में काफी कंपेरेबल वैल्यूज है। ध्यान दो, ये डबल सिंगल डबल ये हीट्रोएनुलर है, डबल सिंगल डबल ये होमोएनुलर है।
पर क्योंकि हीट्रोएनुलर की वैल्यू ज्यादा होती है तो हम इसका पेरेंट क्या मानेंगे, हीट्रोएनुलर। तो ये आपका पेरेंट हो गया डबल सिंगल डबल, इसकी वैल्यू 253 हमने रख दी। अब ये ध्यान दो, ये डबल बॉन्ड जो है इस रिंग के आउटसाइड भी है, पेरेंट का पार्ट भी है, तो हम इसको एक्सोसाइक्लिक भी कंसीडर करेंगे। सिमिलरली ये डबल बॉन्ड पेरेंट का पार्ट भी है और इस रिंग का वो भी है, मतलब एक्सोसाइक्लिक भी है, तो हम इसको भी एक्सोसाइक्लिक बोलेंगे। और तीसरा डबल बॉन्ड कंजुगेशन भी एक्सटेंड कर रहा है और रिंग के आउटसाइड भी है, तो इसको भी हम एक्सोसाइक्लिक एज वेल एज एक्सटेंडेड कंजुगेशन में काउंट करेंगे। तो आपके पास 3 एक्सोसाइक्लिक हो गए, एक आपका एक्सटेंडेड कंजुगेशन हो गया डबल सिंगल डबल में, तो इसकी वैल्यू 30 हो गई। अब इसमें रिंग रेजिड्यू हम देखते हैं, रिंग रेजिड्यू कितने हैं, ये एक रिंग रेजिड्यू इससे जुड़ा हुआ है पेरेंट से, ये भी रिंग रेजिड्यू पेरेंट से जुड़ा हुआ है, ये भी एक रिंग रेजिड्यू पेरेंट से जुड़ा हुआ है, ये वाला रिंग रेजिड्यू भी क्या है, पेरेंट से जुड़ा हुआ है, और साथ में ये देखो ये भी क्या है, एक रिंग रेजिड्यू कहलाएगा। तो इसमें 5 क्या हो गए, रिंग रेजिड्यू हो गए, उनके कारण 25 से ऐड कर दिया, आपकी वैल्यू हो जाती है 323, जबकि इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 358 है, थोड़ा सा गैप है, पर फिर भी हम इसको यही मान के चलते हैं। 2 more examples to calculate lambda max value for डाइईन्स। इसमें हमने ये एग्जांपल लिया, इसमें ध्यान दो, ये एसाइक्लिक कंजुगेटेड डाइईन है, डबल सिंगल डबल, तो ये आपके लिए पेरेंट का काम करेगा, और ये एक आर ग्रुप, ये दूसरा आर ग्रुप, तीसरा एंड ये 4th आर ग्रुप। तो इसमें हम क्या देखते हैं, 214 इसकी वैल्यू होगी, पेरेंट वैल्यू 20 ऐड हो जाएगा 4 सब्स्टिट्यूएंट के कारण, इसकी 234 कैलकुलेटेड वैल्यू आती है, और ऑब्जर्व वैल्यू इसकी 237 है। सिमिलरली अगर हम इस कंपाउंड में ध्यान दें तो ये क्या है, डबल सिंगल डबल हीट्रोएनुलर डाइईन है, तो इसकी वैल्यू हीट्रोएनुलर डाइईन के लिए होगी 214 नैनोमीटर, प्लस ये ध्यान दो, ये एक रिंग रेसिड्यू है, ये दूसरा, ये तीसरा, रिंग रेसिड्यू के कारण 15, और ये 5 क्या, ये वाला डबल बॉन्ड उस सिस्टम का भी पार्ट है, पेरेंट का भी, और एक्सोसाइक्लिक भी है, तो 5, तो इसकी वैल्यू भी 235 आती है, जबकि इसकी ऑब्जर्व वैल्यू है 239। तो इस तरीके से वुडवर्ड ने क्या किया, डिफरेंट डाइईन्स के लिए कैलकुलेट की वैल्यू और उनके स्पेक्ट्रा वैल्यू को कोरिलेट करके ये रूल्स दिए। Now we will discuss linearly conjugated and cross conjugated polyenes. So one should know what is the difference between linearly conjugated and cross conjugated. You can see this compound number 1 in this. You will find there are double single double single double single double. Means all 4 are following a continuous path. तो इसको हम कहते हैं linearly conjugated polyenes. जबकि इस ट्राइईन को आप देखिए, देखने में तो ऐसा ही लग रहा है डबल सिंगल डबल, लेकिन क्या ये डबल इसके कंटिन्यूएशन में आ रहा है, नहीं, यू हैव टू स्प्लिट योर पाथ, डबल सिंगल डबल, या फिर वापस आओ सिंगल डबल। तो जब आप इस पाथ को फॉलो करोगे तो डबल सिंगल सिंगल डबल ऐसे आ रहा है, और ये डबल सिंगल डबल आ रहा है। तो इस टाइप का जब पॉलीन्स का अरेंजमेंट होता है व्हेन ऑल डबल बॉन्ड्स आर नॉट इन ए सिंगल पाथ, तो इसको हम कहते हैं क्रॉस कंजुगेटेड पॉलीन्स। तो इस टाइप के कंपाउंड्स के लिए कैलकुलेशन करना इजी होता है, क्योंकि आप इसमें ये होमोएनुलर डाइईन है, और ये दोनों अगर इसको और इसको कंसीडर करेंगे तो हीट्रोएनुलर, इसको और इसको कंसीडर करेंगे तो हीट्रोएनुलर। तो हम उसको सेलेक्ट करते हैं एज ए पेरेंट जो कि जिसके लिए लैम्डा मैक्स वैल्यू हाई है, तो हमने होमोएनुलर डाइईन को सेलेक्ट किया जिसके लिए वैल्यू है 253। लेकिन अगर हम हीट्रोएनुलर लेते तो ओनली 214 ही आती, तो इसीलिए हम इसको पेरेंट वैल्यू मानते हुए, और अगर हम एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड भी देख ले कि 2 एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड है तो 30 × 2 हो जाएगा 60, और इसमें रिंग रेसिड्यूज और मिथाइल ग्रुप्स का भी ऐड कर दें तो वी गेट 348 विच इज कंप्लीटली इन एग्रीमेंट विद प्रैक्टिकल वैल्यू। जबकि इसमें हम थोड़ा सा हमें मुश्किल होती है। अब आप ध्यान दो कि ये दोनों को देखें तो होमोएनुलर डाइईन, इसको और इसको देखेंगे तो हीट्रोएनुलर, और ये इसका कॉन्जुगेशन में भी नहीं आएगा। हम इसको क्या करेंगे, अवॉइड कर देंगे, और इसको हम क्या बनाएंगे,
पेरेंट बनाएंगे, क्योंकि इसके लिए पेरेंट वैल्यू कितनी है 253। और जब हमने इसको अवॉइड ही कर दिया तो अब क्या होगा, इसके लिए हम एक्सटेंशन को नहीं काउंट करते और आप सिंपली रिंग रेसिड्यूज और मिथाइल का ऐड करते हो तो यू गेट 288 नैनोमीटर, जो कि कंप्लीटली क्या है, आपका फुल एग्रीमेंट है विद प्रैक्टिकल वैल्यू। इसमें अगर आप कोई और सिलेक्शन करोगे तो वो प्रैक्टिकल वैल्यू से एग्रीमेंट नहीं रखती, उससे एसोसिएट नहीं होती। Now we will see exact cause of conjugation on bathochromic shift कि या effect of conjugation on shift। आप ये ध्यान दो कि ये मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया किसके लिए, इथीन के लिए। इथीन में ये एक कार्बन, ये एक दूसरा कार्बन, दोनों के ऑर्बिटल्स ने क्या किया, एक पाई ऑर्बिटल बनाया। एक्चुअली तो इसका पूरा बनाना चाहिए मुझे कि नीचे सिग्मा बॉन्डिंग, फिर पाई बॉन्डिंग, फिर पाई एंटी बॉन्डिंग, फिर सिग्मा बॉन्डिंग। मैंने सिर्फ पाई बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग को यहाँ पे डिस्कस किया है। तो इन दोनों की जो एनर्जी का गैप है वो अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है या ट्रांजिट होता है तो यू नीड रेडिएशंस ऑफ 175 नैनोमीटर। तो ये आपको ऑलमोस्ट किस में मिलता है, यूवी रीजन में मिलता है। 175 नैनोमीटर का एब्जॉर्प्शन होगा तो कंपाउंड कलरलेस होगा, इसीलिए इथीन क्या होती है, कलरलेस। सिमिलरली यहाँ मैंने दूसरे इथीन मॉलिक्यूल के लिए बना दिया तो ये भी बिल्कुल आइडेंटिकल बनेगा और इलेक्ट्रॉन्स किस में होंगे, पाई के पाई बॉन्डिंग में। यहाँ पे भी किस में होंगे, पाई बॉन्डिंग में, क्योंकि एक ही क्या है आपके पास, पाई बॉन्ड है, तो इसलिए मैंने अभी एक ही बनाया। लेकिन जब ये दोनों इथीन मिलके क्या बना देते हैं, ब्यूटाडाइईन, 13 ब्यूटाडाइईन। तो अब ये दोनों क्या है, कॉन्जुगेशन में है। तो हम क्या देखते हैं कि इस केस में जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था वो, और ये लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको हम होमो कहते हैं, इसको हम लूमो कहते हैं। तो होमो और लूमो का जो गैप है वो काफी हाई था, इधर भी होमो और लूमो, क्योंकि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड में से ये इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड में जाएगा। लेकिन जब ये दो पास पास आते हैं तो अब इसका पाई बॉन्डिंग इसके पाई बॉन्डिंग से दोबारा क्या करता है, कॉम्बिनेशन करता है, जिससे एक नीचे क्या बना देता है, पाई 1 और दूसरा क्या बना देता है, पाई 2। मतलब इनमें आपस में एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग बन गया, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो अब इसमें क्या होगा, टोटल जो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे 2 इसमें और 2 इसमें आ जाएंगे। लेकिन जब एंटी बॉन्डिंग भी इसी तरीके से पास पास आएंगे तो एक ये पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग 1 और एक पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग 2 इस तरीके से बनेगा। तो अब देखो जो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो ये होगा, पाई स्टार 1, और हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होगा, पाई 2। तो अब पाई 2 और पाई स्टार 1 के बीच का जो गैप है आप देख रहे हैं बहुत कम है। तो इसके लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो कितनी होती है, 217 नैनोमीटर रेडिएशन से ही हमें मिल जाती है। तो यहाँ पे आपने देखा 175 से कहाँ चला गया स्पेक्ट्रम, 217 नैनोमीटर पे चला गया। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जितने ज्यादा कॉन्जुगेशन करते जाएंगे उतने ही ज्यादा क्या होगा, इसकी एनर्जी का गैप कम होता जाएगा। ये हमने क्या किया था, केवल 2 का किया था, इसी तरीके से हम 3 और 4 का भी कर सकते हैं। We will see how Woodward and Fisher did calculation for unsaturated ketones or carbonyl compounds. So now we are calculating for alpha beta unsaturated acyclic ketones, carbonyl compounds or 6-membered ring compounds. If this is the parent compound, then the basic or parent value of spectrum will be at lambda max 215. Then if it is alpha beta unsaturated and it present in 5-membered ring, then the value of absorption will be at lambda max is equal to 202. Then alpha beta aldehyde, simple, not ketone, it is aldehyde, then the value is 207. This is the parent value because you may find 3 types of basic compounds, these 3 types of basic compound. Now we will see how it changes in presence of different substituents, R groups or ring residues. If R group present at alpha position to carbonyl, then the lambda max will be shifted by 10 nanometer.
and if R group present at beta position then by 12, and if it is present at gamma or delta or omega position then by 18 नैनोमीटर। इसी तरह से अगर एक्सो डबल बॉन्ड है, रिंग के बाहर डबल बॉन्ड है तो 5 नैनोमीटर से, और एक्सो क्या है, अगर 2 रिंग में है, 2 रिंग के लिए वो एक्सो है तो 10 हो जाएगा, और अगर डबल बॉन्ड कंजुगेशन को भी एक्सटेंड कर रहा है देन इट विल बी इंक्रीज्ड बाय 30 नैनोमीटर। और अगर होमो एनुलर डाइईन है, डबल सिंगल डबल, तो 39 से वैल्यू इंक्रीज होती है। लेकिन जैसे हमने डबल बॉन्ड कंजुगेटेड डाइईन्स में देखा कि ये सब्स्टिट्यूएंट चाहे किसी भी पोजीशन पे हो, इनकी वैल्यू क्या रहती थी, लैम्डा मैक्स की जो इंक्रीज वैल्यू है वो सेम रहती थी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ डिपेंड करता है कि ये कार्बोनाइल ग्रुप से कौन सी पोजीशन पे अटैच्ड है। तो देखो अगर वो अल्फा पोजीशन पे है OH तो 35 से इंक्रीज होगी, बीटा पोजीशन पे है तो 30 से, गामा पोजीशन पे है तो 50 से। सिमिलरली अगर एल्कोक्सी ग्रुप अल्फा पोजीशन पे है तो 35, बीटा पोजीशन पे है तो 30 और गामा पोजीशन पे है तो 17। मीन्स पोजीशन के साथ भी इनकी वैल्यूज चेंज होती हैं। तो फ्रेंड्स हमें ये वैल्यूज याद रखनी है, बार बार लिख के याद करनी है, ओनली देन वी कैन सॉल्व क्वेश्चंस। तो आज हम एक एग्जाम्पल कर रहे हैं। सबसे पहले हमने लिया 3 मिथाइल और अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन। इसमें क्या है, 2 पे ओन है, 3 पे इन भी है, 3 पे मिथाइल भी है। तो देखो ये आपका पेरेंट हो जाएगा CH3COC डबल बॉन्ड CH, क्योंकि ये आपका अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन है। अब इसमें अल्फा पोजीशन पे क्या है, मिथाइल है। तो देखो पेरेंट वैल्यू कहां से काउंट करेंगे हम, 215 काउंट होगी। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें मिथाइल की, तो मिथाइल अल्फा पोजीशन पे 10 से करता है, तो आपका ये 10 ऐड हो गया, वैल्यू आ गई 225। ये कैलकुलेटेड वैल्यू है और ऑब्जर्व वैल्यू इसकी होती है 220, तो दोनों लगभग आसपास हैं। सिमिलरली अगर मैंने कंपाउंड नंबर 2 लिया तो इसमें ध्यान दो पेरेंट वैल्यू, क्योंकि अब ये क्या है, रिंग के अंदर नहीं है, बाहर है, तो इसकी वैल्यू वही 215 होगी। और रिंग रेसिड्यू काउंट करते हैं हम, तो ये देखो ये एक रिंग रेसिड्यू है, एक ये रिंग रेसिड्यू कहाँ पे है, ये इससे अल्फा पोजीशन पे, फिर ये बीटा पोजीशन पे आपके पास 2 रिंग रेसिड्यू है। तो हम क्या देखते हैं कि 2 बीटा पोजीशन पे रिंग रेसिड्यू है, तो उनकी कितनी हो जाएगी, 12 + 12 24। और एक्सोसाइक्लिक क्या है, डबल बॉन्ड, तो यहाँ ध्यान दो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड मतलब ये रिंग के बाहर है, तो आपको इसकी वैल्यू 10 से ऐड करनी है, तो इसकी वैल्यू आती है 259 और ऑब्जर्व वैल्यू इसकी है 256। सिमिलरली अगर हम बात करें इसकी तीसरे कंपाउंड की, कंपाउंड नंबर 3 की, तो इसमें ध्यान दो पेरेंट वैल्यू अगेन कितनी होगी, 215, क्योंकि ये डबल बॉन्ड O इधर है और इसके अंदर डबल बॉन्ड कार्बन दूसरी चेन में है। अब ध्यान दो अल्फा रिंग रेसिड्यू कितने हैं, ये कार्बन से हम गिनना स्टार्ट करेंगे तो ये अल्फा के ऊपर एक रिंग रेसिड्यू आ रहा है। फिर हम बात करें डेल्टा पे, तो ये बीटा, ये गामा और ये डेल्टा पे। फिर डेल्टा के बाद है एक्सोसाइक्लिक, देखो ये वाला डबल बॉन्ड जो है वो रिंग के अंदर भी है और इस वाली रिंग के बाहर भी है, एक्सोसाइक्लिक भी है, तो 5 से। और हम देखें कंजुगेशन में ये वाला डबल बॉन्ड सेम कंजुगेशन में आ रहा है, तो ये 30 से इंक्रीज करता है। तो इसीलिए होमो एनुलर जो है, होमो एनुलर डाइईन भी है इसमें, डबल सिंगल डबल एक ही रिंग के अंदर है, तो इसके कारण 39। तो देखो इसकी ओवरऑल वैल्यू कितनी होती है, 317 और ऑब्जर्व वैल्यू है इसकी 319। तो इस तरीके से अगर हम ये सारी वैल्यूज को याद करते हैं तो वी कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। मीन्स हम उसकी टेंटेटिव लैम्डा मैक्स वैल्यू तक खुद कैलकुलेट करके पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कंपाउंड नंबर 3। कंपाउंड नंबर 3 में ये C डबल बॉन्ड O, दिस वन इज अल्फा, बट दिस वन इज 5 मेंबर्ड रिंग। बट 5 मेंबर्ड रिंग जो है उसके अंदर कीटोन नहीं है, कीटोन तो बाहर ही है, इसीलिए हम इसको इस 5 मेंबर्ड रिंग से कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो ये दोनों एक ही रिंग के पार्ट नहीं है।
तो ध्यान दो पेरेंट वैल्यू इसके लिए कितनी होगी 215 और अल्फा रिंग रेजिड्यू, देखो अल्फा के ऊपर क्या है ये रिंग रेजिड्यू है और बीटा पे एक रिंग रेजिड्यू है, तो इसकी 12 से और उसकी 10 नैनोमीटर से एक्सटेंशन होता है, तो हमें इसकी वैल्यू मिलती है 237 नैनोमीटर, जबकि इसकी जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो 241 के आसपास है, तो दोनों ऑलमोस्ट कंपेरेबल है। हम बात करें कंपाउंड नंबर 4 की, तो कंपाउंड नंबर 4 में आप ये देखो कि ये डबल बॉन्ड O और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दोनों क्या है एक ही रिंग के अंदर हैं, इसीलिए हम इसको 6 मेंबर्ड रिंग में काउंट करेंगे, जबकि हम इस केस को 6 मेंबर्ड रिंग में काउंट नहीं करते। नेक्स्ट इसकी पेरेंट वैल्यू कितनी होगी 215, साथ में इसमें डबल बॉन्ड क्या है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन कर रहा है, ये देखो बीटा के बाद क्या है यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड फिर ये डबल बॉन्ड, तो एक्सटेंशन में आ रहा है, तो इसीलिए 30 से इंक्रीज करेंगे। और ये डबल बॉन्ड जो कि मेन क्रोमोफोर का पार्ट है, ये डबल बॉन्ड इस रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक भी है, तो हमने 5 से इंक्रीज कर दिया। अब देखो ये कार्बन अल्फा था, ये बीटा था, तो बीटा के ऊपर क्या देख रहे हो आप रिंग रेजिड्यू, तो बीटा के ऊपर जब रिंग रेजिड्यू होता है तो हम 12 से इंक्रीज करते हैं, ये ध्यान दो रिंग रेजिड्यू एट बीटा, तो हम 12 से इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट गामा पे आप ये देख रहे हो कि एक क्या है आर ग्रुप है, तो गामा पे आर ग्रुप होता है तो हम 18 से इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट डेल्टा पे भी एक आर ग्रुप है या रिंग रेसिड्यू है, तो फिर हम 18 से इंक्रीज करते हैं। इस तरीके से इसकी जो टोटल वैल्यू है वो कितनी आती है 298। यहाँ आपको ये बात भी ध्यान में देनी है कि इन क्रोमोफोर्स के लिए बहुत सारे सॉल्वेंट्स में इनका अलग अलग आता है एब्जॉर्प्शन वैल्यू, तो यहाँ कई बार हमें सॉल्वेंट के कारण करेक्शन भी इसमें ऐड करना पड़ता है, क्योंकि सॉल्वेंट की पोलरिटी के साथ साथ इसकी वैल्यू चेंज होती है। तो अगर आपको सॉल्वेंट का नाम और सॉल्वेंट का करेक्शन गिवन है तो आपको सॉल्वेंट का करेक्शन भी यहाँ पे ऐड करना पड़ता है, जो अभी हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। कंपाउंड नंबर 5 में हम क्या देखते हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दोनों डिफरेंट उसमें है चेन में, तो हम इसको एसाइक्लिक काउंट करेंगे, 6 मेंबर्ड रिंग काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट इसमें देखिए अल्फा के ऊपर क्या है एक ये रिंग रेजिड्यू है, और बीटा गामा डेल्टा के ऊपर क्या है यहाँ एक रिंग रेजिड्यू है, ये दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग में है तो होमोएन्युलर डाइईन भी है, प्लस ये डबल बॉन्ड जो है इस रिंग के लिए क्या है एक्सोसाइक्लिक है, और ये डबल बॉन्ड इस सिस्टम के लिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम के लिए एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड है, तो हम इसकी वैल्यू जब काउंट करते हैं एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड के लिए 30 और होमोएन्युलर डाइईन के लिए 39, अल्फा पे रिंग रेसिड्यू के लिए 10, डेल्टा पे रिंग रेसिड्यू के लिए 18 और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए 5, तो टोटल वैल्यू कम्स 317 नैनोमीटर। दिस वन इज कंपाउंड नंबर 6। कंपाउंड नंबर 6 में कार्बोनाइल कार्बन एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बोथ बिलोंग टू सेम रिंग, इसलिए इसकी वैल्यू हम 6 मेंबर्ड रिंग के हिसाब से पेरेंट वैल्यू विल बी 215 नैनोमीटर। अब यहाँ आप एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी देख सकते हैं जो कि इस कार्बोनाइल से अल्फा पोजीशन पे है, अल्फा पोजीशन पे का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो इसकी वैल्यू हम कितने से इंक्रीज करेंगे 35 से, तो 35 से ये इंक्रीज करने वाला है। साथ में बीटा के ऊपर आप देख सकते हैं दो, एक ये रिंग ये आपका आर ग्रुप है, ये आपका रिंग रेसिड्यू है, तो ये दोनों मिलकर 12 से इंक्रीज करेंगे तो 24 से इंक्रीज करेंगे, और इसकी जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है 274 नैनोमीटर। तो लाइक दिस अगर हमें वुडवर्ड फिशर रूल के टेबल्स याद हैं तो ना सिर्फ हम कॉन्जुगेटेड डाइन्स के लिए बल्कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स के लिए कोई सा भी कंपाउंड हो हम लैम्डा मैक्स की एक्सपेक्टेड वैल्यूज को काउंट कर सकते हैं। These are correction values for different solvents like methanol, chloroform, ether, hexane, cyclohexane, dioxane and water. Some values we have to add in the total value, and for water's value we have to subtract the value. Now we will see the energy level diagram of alpha beta unsaturated carbonyl compounds. इससे हमें पता चलेगा कि क्यों हमें अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम जो है हायर वेवलेंथ पे मिलता है। ध्यान दो, ये एक इथाइलिन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है जिसमें ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है पाई बॉन्डिंग,
ये एक कार्बन था, ये दूसरा कार्बन, दोनों ने आपस में किया। तो एक्चुअली तो मुझे पहले सिग्मा बॉन्डिंग, फिर पाई बॉन्डिंग, फिर पाई एंटी बॉन्डिंग, ऊपर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बनाना चाहिए था। लेकिन मैंने क्या किया, सिर्फ आपको समझाने के लिए पाई बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग को बना के दिया है। तो ये पाई बॉन्डिंग में हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था, इससे ट्रांजिशंस होते थे लोवेस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो इसके लिए आपको एनर्जी चाहिए 175 नैनोमीटर, यानी कि बहुत ज्यादा शॉर्टर वेवलेंथ चाहिए। अगर आप अकेला कार्बन मोनोऑक्साइड या कोई कार्बोनाइल कंपाउंड जैसे फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड या एसीटोन आप लेते हो, तो उसमें ये कार्बन के ऑर्बिटल्स होंगे, ये ऑक्सीजन के ऑर्बिटल्स होंगे। ये दोनों आपस में मिलके क्या करेंगे, नीचे सिग्मा बॉन्डिंग, फिर पाई बॉन्डिंग, फिर ये नॉन बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाएंगे। जिसमें मैंने आपको सिर्फ क्या दिखाया है, पाई बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग। तो ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है पाई का, इससे ट्रांजिशन होगा पाई स्टार में। तो इसके लिए यू नीड शॉर्टर वेवलेंथ 190 नैनोमीटर। और अगर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की बात करें जो ऑक्सीजन के हैं, तो इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट नाइट्रोजन के बराबर ही होती है। एंड फ्रॉम नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार आपको एनर्जी चाहिए इससे कुछ कम, पाई टू पाई स्टार से कम। इसीलिए इसका जो एब्जॉर्बेंस है वो हमें कहाँ दिखता है, 280 नैनोमीटर पे। लेकिन अगर ये दोनों कंजुगेशन में आ जाए, जैसे मैंने ये बीच वाले डायग्राम बनाया है, तो अब क्या होगा कि ये पाई बॉन्डिंग इसके पाई बॉन्डिंग से क्या करेगा, कॉम्बिनेशन करेगा। तो ये एक पाई 1 ऑर्बिटल बनेगा, ये दूसरा क्या बनेगा, पाई 2 बनेगा। ये दो बन गए, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें थे, तो 2 इधर आ जाएंगे, 2 इधर आ जाएंगे। तो अब आपका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड पाई ऑर्बिटल कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, ये आपका होमो हो गया। नेक्स्ट ये पाई एंटी बॉन्डिंग, इसके पाई एंटी बॉन्डिंग से कॉम्बिनेशन करेगा। तो यहां ध्यान दो, ये आपके पास पाई एंटी बॉन्डिंग 1 और ये पाई एंटी बॉन्डिंग 2 मिल जाएगा आपको। यहाँ ये आपका लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये आपका लूमो है, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ जो आपको ट्रांजिशन एनर्जी के लिए शॉर्टर वेवलेंथ चाहिए थी 175 की, एनर्जी गैप ज्यादा था, यहाँ पे भी ज्यादा था, आपको 190 की चाहिए थी। अब वो घट के कितनी रह जाती है, होमोस टू लूमो के लिए 230 नैनोमीटर। तो आपने देखा कि वेवलेंथ इंक्रीज हो गई, एनर्जी क्या हो गई, इन दोनों का गैप कम हो गया। सिमिलरली जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, ये यहाँ पे आ जाते हैं। अब जब नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार की बात करेंगे तो क्या होगा, ये गैप सबसे कम है, गैप सबसे कम होने से वेवलेंथ इसकी सबसे ज्यादा होती है और आपको पीक मिलता है 320 नैनोमीटर पे। तो इस तरीके से आपने देखा कि चाहे हम कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को कंजुगेशन में लेके आए या कार्बन डबल बॉन्ड को कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ कंजुगेशन में लेके आए, तो होमो और लूमो का एनर्जी गैप चेंज होने से एब्जॉर्बेंस जो है वो आपको टुवर्ड्स रेड कलर शिफ्ट होती हुई दिखाई देती है। दीज आर 2 इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स ऑफ लीनियरली एंड क्रॉस कंजुगेटेड डाइइनॉन्स। इसमें डाइइन भी है, ऑन भी है। तो इसमें ध्यान दो, ये एक कंपाउंड है, अब इसमें ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड डबल बॉन्ड है। तो आप कह सकते हैं ये तो एक्सटेंडेड कंजुगेशन है, लेकिन एक्सटेंडेड कंजुगेशन ऐसा है नहीं, क्योंकि ये एक चेन में नहीं है। देखो हम डबल बॉन्ड O से स्टार्ट करेंगे, देखो डबल बॉन्ड O कार्बन, सिंगल डबल सिंगल डबल। अगर ऐसा होता तो हम इसको क्या कहते, लीनियरली कंजुगेटेड डाइइनॉन। लेकिन इसमें क्या है, डबल बॉन्ड O के राइट साइड और दोनों साइड पे एक एक डबल बॉन्ड है। तो अगर आप इस चेन को फॉलो करोगे तो ये छूट जाएगा, और आप इस चेन को फॉलो करोगे तो ये वाला छूट जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, ईदर वन ही सिस्टम में काउंट हो सकता है। और क्योंकि यूवी स्पेक्ट्रम में हमें हमेशा एक ब्रॉड पीक मिलता है, शार्प पीक नहीं मिलता, तो ऐसे केसेस में तो आप एक ही सेलेक्ट कर सकते हो और उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो। लेकिन इस केस में आप क्या सिलेक्ट करेंगे, जिससे आपको लॉन्गर वेवलेंथ मिलती है। फर्स्ट सेकंड, ऐसा नहीं है कि जिससे शॉर्टर वेवलेंथ मिल रही है वो सिस्टम में है नहीं या वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। हाउ इट इज पॉसिबल कि आपने एक सैंपल में एक मॉलिक्यूल डाला और उसका एक पार्ट तो एब्जॉर्ब करे और दूसरा पार्ट एब्जॉर्ब ना करे,
एब्जॉर्ब दोनों करते हैं, लेकिन जो कैलकुलेशन करते हैं हम वो सिर्फ लॉन्गर वाले के लिए करते हैं। और जैसे कि ये लॉन्गर वेवलेंथ यहाँ आएगी तो शॉर्टर वेवलेंथ वाला उसको क्या करता है, सिर्फ ब्रॉड बना देता है। तो कैलकुलेशन मेन हम किससे करेंगे, लॉन्गर वेवलेंथ वाले से करेंगे। तो ध्यान दो, इस कंपाउंड में दो सिस्टम पॉसिबल है। कौन सा, कि मैं इसको यहां से कंसीडर करूं इस तरीके से, इसको मैं ए सिस्टम मान लूं। तो देखो ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो ये छूट जाएगा डबल बॉन्ड। और अगर मैं दूसरा इस तरीके से एज्यूम करती हूँ तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड और ये कार्बोनाइल ग्रुप तो आ जाएगा, लेकिन ये वाला डबल बॉन्ड छूट जाएगा। मैं दोनों के लिए कैलकुलेशन करके देख रही हूँ। पहला ए सिस्टम के लिए, ए सिस्टम के लिए पेरेंट वैल्यू क्या है, 215 नैनोमीटर। और 12 वैल्यू किसके लिए, आप क्या देख रहे हो कि ये वाला कार्बन अल्फा, ये बीटा, और बीटा के ऊपर एक रिंग रेसिड्यू, तो सिर्फ एक ही रिंग रेसिड्यू है। तो आप 12 ऐड करेंगे और 227 नैनोमीटर इसकी वैल्यू आएगी। अब हम बी के लिए चेक करते हैं। ये अगर हम ऑक्सीजन कार्बन फिर ये कार्बन कंसीडर करें तो देखो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, बीटा के ऊपर एक ये रिंग रेसिड्यू है, एक ये रिंग रेसिड्यू है। तो मेन वैल्यू तो 215 है पेरेंट की, लेकिन दो उसमें क्या आ गए आपके पास, रिंग रेसिड्यू एट बीटा पोजीशन, तो उससे क्या होगा 24 ऐड हो जाएगी। और 5 इसमें क्या होगा, 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, क्योंकि जब आप इसको पेरेंट सिस्टम मान के चल रहे हो तो ये वाला डबल बॉन्ड मेन सिस्टम का भी पार्ट है, और रिंग बी के लिए, इस रिंग के लिए ये क्या है, एक्सोसाइक्लिक भी है, तो यू हैव टू ऐड 5 ऑल्सो। तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी आती है, 244 नैनोमीटर, और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आती है 246 नैनोमीटर। दोनों आप देख रहे हैं बिल्कुल पास पास हैं। और कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी आती है, 15,000। तो इट मीन्स ये इस वेवलेंथ पे बहुत अच्छा पीक देता है, तो हम इसको सिस्टम बी की तरह ट्रीट करेंगे। ये नेक्स्ट कंपाउंड है, इसमें आप ध्यान दो कि ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, कार्बोनाइल ग्रुप, इसके यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड है, तो आप ये वाला सिस्टम भी काउंट कर सकते हो। और दूसरा ये देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये भी काउंट कर सकते हो। तो अब इसके लिए दो सिस्टम हम बना के दोनों की कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले मैंने ये ए सिस्टम बनाया, ए सिस्टम में मैंने ये डबल बॉन्ड लिया और ये कार्बोनाइल ग्रुप लिया। तो ये आपका होगा अल्फा कार्बन, ये आपका होगा बीटा कार्बन। तो इसके लिए क्या होगा, 215 तो पेरेंट वैल्यू होगी, और 24 बीटा के ऊपर देखो एक ये रिंग रेसिड्यू है, एक ये रिंग रेसिड्यू है, तो 24 प्लस ये वाला जो डबल बॉन्ड है इस रिंग के लिए क्या है, एक्सोसाइक्लिक है, तो आपने 5 से ऐड कर दिया और आपको वैल्यू मिली 244। लेकिन हम इसका बी सिस्टम अगर बात करें तो बी सिस्टम में आप ध्यान दो, ये कार्बोनाइल ग्रुप, ये सिंगल, ये डबल बॉन्ड, तो इसके लिए आपको पेरेंट वैल्यू तो 215 मिलेगी, लेकिन इसमें डबल के साथ सिंगल डबल एक एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड भी है, तो आप 30 से ऐड कर देंगे। प्लस ये दोनों डबल बॉन्ड क्या है, होमो एनुलर है, एक ही रिंग में डाइईन है, तो आप 39 से ऐड कर देंगे। फिर अल्फा पोजीशन ध्यान दो, ये इसका नेक्स्ट अल्फा पोजीशन पे एक आर ग्रुप है या रिंग रेसिड्यू है, तो 10 से। फिर ये बीटा पोजीशन है इसकी, बीटा पे आप देखो ये एक आर ग्रुप है, तो आप इसको क्या कर देंगे 12 से। फिर बीटा के बाद ये गामा, और गामा के बाद ये डेल्टा, डेल्टा के बाद भी है, तो आप इसको क्या कर सकते हो 18, क्योंकि अल्फा बीटा गामा में हम 10, 12, 18 से करते हैं, तो टोटल वैल्यू इसकी कितनी आती है 324। अब आप दोनों में कंपेयर कर सकते हो विच वन इज लार्जर, नेचुरली 324 लॉन्गर है, तो इसीलिए हम इसको बी सिस्टम की तरह ट्रीट करते हैं। तो जब भी आपके पास क्रॉस और लीनियर कॉन्जुगेटेड डाइईन का सिस्टम हो या आपके पास डाइईनोन्स का सिस्टम हो, तो आपको सारी पॉसिबिलिटीज, यहाँ तो 2 थी, हो सकता है किसी में 3 पॉसिबिलिटी हो, किसी में 4 हो, तो आपको सारी पॉसिबिलिटीज के लिए काउंट करना है, उसको पेरेंट बना के सारी पॉसिबिलिटीज को फिर काउंट करना है उनके लिए, और जिसके लिए लॉन्गर होगी आप उसको पेरेंट वैल्यू कंसीडर करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट वुडवर्ड फिशर रूल, और इफ यू हैव एनी query please write in my comment box so that I can solve your queries also. Thank you.